हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। और व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस का हम यूज़ करते हैं। और इसका एप्लीकेशन है कि हम इसकी हेल्प से यदि आपको कोई 3 रेजिस्टेंस पता हो तो आप चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है और इसमें 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं P, Q, R एंड S। तो यदि ये सर्किट बैलेंस कंडीशन में रहे, यदि ये सर्किट बैलेंस्ड कंडीशन में रहता है तो इन सारे रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है। मतलब P अपॉन Q हमें मिलता है R अपॉन S। तो यदि आपको इन चारों में से किसी भी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो आप 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। और इसको व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने बनाया था, इसीलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है। It consists of 4 resistances P, Q, R and S forming a quadrilateral। एक चतुर्भुज बनाया है इसने। At points A and C external EMF is joined and a galvanometer G is attached between B and D। तो अभी तक आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में नहीं पढ़ा है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। करंट कितना ही कम क्यों ना हो, ये गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये मेजर नहीं करता है, केवल उसको डिटेक्ट करके उसकी डायरेक्शन बताता है। तो हमने इस सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर को यूज किया है। तो इसमें एक कंडीशन आई है बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब होता है कि ये चारों रेजिस्टेंसेस बैलेंस है। बैलेंस किस तरह से, जैसे ही हम इसका कनेक्शन, यहाँ पर की लगी होती है, हम जैसे की को प्रेस करेंगे तो उसके कारण इस सर्किट में से कुछ करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं कि I करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन हम जैसे ही जंक्शन A पर पहुंचेंगे, ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट इधर की तरफ जाएगा I1 और एक करंट इधर की तरफ जाएगा, इसे हम कह देते हैं I2। वैसे ही जब ये I1 करंट इस B जंक्शन पर पहुंचता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक करंट यहाँ की तरफ जाता है I3 और एक करंट इसमें चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में, तो इसको हम कहते हैं IG, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। वैसे ही ये IG यहाँ से निकलकर यहाँ आएगा। तो जैसे ही हम जंक्शन D पर पहुंचेंगे, जंक्शन D पर I2 करंट आएगा और ये I2 करंट इस IG के साथ मिलकर I4 बन जाएगा। और अब I4 करंट इस S रेजिस्टेंस से फ्लो होता है। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि ये जो करंट IG है ये 0 हो जाए, मतलब B से D में कोई करंट फ्लो नहीं हो। तो उससे होगा क्या, ये I1 करंट पूरा यहाँ पहुंच जाएगा, I2 करंट पूरा यहाँ पहुंच जाएगा और हम कहेंगे कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। और इसे हम ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर इन चारों रेजिस्टेंस को जोड़ने का काम कर रहा है और ब्रिज भी किन्हीं भी 2 चीजों को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है।
ये प्रिंसिपल कहता है कि इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस्ड कंडीशन द रेशियो ऑफ एनी टू एडजेसेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अनदर टू एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब इन द बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन मतलब Ig इज इक्वल्स टू 0, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू होता है R अपॉन S। हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें हम किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। इसमें हम केवीएल भी अप्लाई करेंगे और केसीएल भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जंक्शन बी। हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पर। और किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? एट एनी जंक्शन ऑल इनकमिंग करंट बराबर ऑल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग मतलब सारे अंदर की तरफ करंट बराबर होते हैं सारे बाहर की तरफ करंट। तो उसमें अंदर की तरफ करंट कौन सा दिख रहा है हमें? अंदर की तरफ एक ही करंट आ रहा है I1, तो ये इक्वल होगा बाहर की तरफ करंट। बाहर की तरफ दो करंट जा रहे हैं I3 और Ig, तो ये हो जाएगा I3 प्लस Ig। लेकिन हमने पढ़ा है कि बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन Ig इज इक्वल्स टू होता है 0। तो हम यहाँ पर Ig की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल्स टू I3। वैसे ही यदि हम चाहें तो इस जंक्शन डी पर KCL का यूज फिर से कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय KCL एट जंक्शन डी। तो जंक्शन डी पर अंदर की तरफ कौन सा करंट आ रहा है? करंट I2, तो हम लिखेंगे I2 इज इक्वल्स टू, और जंक्शन, अच्छा इसमें एक और करंट अंदर की तरफ आ रहा है, ये करंट है Ig, तो हम इसे लिख देते हैं I2 प्लस Ig इज इक्वल्स टू। बाहर की तरफ कौन सा करंट जा रहा है? तो केवल एक करंट जा रहा है I4, तो इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं I4। बट वापस से वही कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन Ig इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसमें Ig इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा I2 इज इक्वल्स टू I4। तो ये तो हमने KCL का यूज कर लिया। इसके बाद हम यूज करेंगे KVL का। तो KVL का यूज करने के लिए आपको एक डायरेक्शन सिलेक्ट करनी पड़ती है कि या तो आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो मैं इस सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा। क्लॉकवाइज कैसे? इस तरह से, ये रहा, तो ये रही क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो हम लिख देते हैं बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। किस लूप की बात कर रहे हैं हम? A B D A, A B D A। इस लूप में सबसे पहला हमको रेजिस्टेंस देखना है P, या इससे पहले हम ये देखते हैं कि KVL क्या है? समेशन ऑफ ऑल द EMFs इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस
एंड हियर करंट। तो इस वाले लूप में हमको कोई भी ईएमएफ नहीं दिख रहा है। ये जो ईएमएफ लगा है बाहर है सर्किट के, लेकिन सर्किट के अंदर कोई ईएमएफ नहीं है, तो ये समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू। अब सबसे पहला वाला रेजिस्टेंस P, तो अब इस रेजिस्टेंस को हम प्लस ले या माइनस ले, तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम लेंगे पॉजिटिव साइन, तो P हो जाएगा प्लस, और इस P में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू I1। फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस, तो हम मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G। तो अब ये G प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसके लिए भी देखते हैं। G में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस G। और इस G में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, IG, तो हम लिख देंगे G इंटू IG, ये रहा। फिर उसके बाद अगला रेजिस्टेंस, तो घूम के यहाँ है, तो अगला रेजिस्टेंस हमें देखा R, तो हम लिख लेते हैं R। और ये R अब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा, तो देखो हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट हो गए तो माइनस साइन, तो हम लिखेंगे माइनस R। और इस R में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2, तो हम यहाँ लिखेंगे R इंटू I2। तो हमें यहां से मिल जाएगा P इंटू I1 प्लस G इंटू IG इज इक्वल्स टू R इंटू I2। अब वापस से वही कंडीशन, यदि सर्किट बैलेंस होगा तो IG इज इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं IG इज इक्वल्स टू 0। यदि इसमें IG 0 कर देंगे तो ये वाले पूरी टर्म 0, तो हमें मिलेगा P इंटू I1 इज इक्वल्स टू R इंटू I2, ये रहा। तो इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लूप देखते हैं। नेक्स्ट लूप देखते हैं B C D B, तो हम लिखेंगे बाय KVL इन लूप B C D B, इस लूप में। अब वापस से हमें इसमें डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा इस तरह से। ये क्लॉकवाइज ऐसे गए, इस तरह से घूम के यहाँ गए, तो इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वापस से वही समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ IR। इस लूप में हमें कोई EMF दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम इसी की जगह पुट कर देंगे 0 इज इक्वल्स टू। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस देखते हैं। पहला रेजिस्टेंस हो गया ये Q, तो Q की डायरेक्शन प्लस होगी या माइनस होगी, तो हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव साइन, तो हम यहाँ ले लेंगे प्लस Q। और Q में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I3, तो हमें मिल जाएगा Q इंटू I3। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आगे बढ़े, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखा S। तो अब ये S प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट हुआ तो माइनस साइन,
और इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, एस में से I4, तो हम लिखते हैं एस इंटू I4। फिर इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस, तो यहां से हम आगे बढ़े तो हमको नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखा G, तो हमने लिख दिया ये G। अब G प्लस है या माइनस है, तो आप G में से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और हम इस तरह से जा रहे हैं, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो हम यहां लेंगे माइनस, तो माइनस G इंटू IG, ये हमें मिल गया। तो हम इसे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें मिलेगा Q इंटू I3 इज इक्वल्स टू S इंटू I4 प्लस G इंटू IG। अब बैलेंस कंडीशन का वापस से हम लगाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, IG इज इक्वल्स टू 0। तो यहां हमें मिलेगा Q इंटू I3 इज इक्वल्स टू S इंटू I4, और इसे बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वेशन फर्स्ट का LHS P इंटू I और इक्वेशन 2 का LHS Q इंटू I3 इज इक्वल्स टू इसका RHS R इंटू I2 अपॉन इसमें S इंटू I4। लेकिन हमें पता चल गया है कि I1 इज इक्वल्स टू है I3 के और I2 इज इक्वल्स टू है I4 के, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, P इंटू I1 अपॉन Q इंटू I3 की जगह हम पुट कर देंगे I1 इज इक्वल्स टू R इंटू I2 और अपॉन S इंटू I4 की जगह हम पुट कर देंगे I2। तो यहां से I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, और यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ेंगे हम, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बेस्ड एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं मीटर ब्रिज, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और सारे बच्चे इन वीडियो को देखते हुए नोट्स भी बनाते चलिएगा, और नोट्स बनाने के लिए केवल उतना ही मटेरियल सफिशिएंट है जो मैं किसी वीडियो लेक्चर में दिखाता हूँ आपको। हो सकता है कुछ वीडियो लेक्चर में मैं बोर्ड पर लिखता हूँ और कुछ वीडियो लेक्चर में कुछ हाइलाइट्स डाल देता हूँ, तो आप दोनों चीज़ों को साथ में नोट करते चलेंगे और उनसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हों। थैंक यू।